हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं वीरेंद्र सिंह यादव आपका माइंड ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपके राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, राजस्थान का इतिहास, ये आपके पटवार, राजस्थान पुलिस और रीट्स, अन्य राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये आने वाला है। हम ये नहीं है कि सब पुलिस में जो पढ़ा रहे हैं सब आप पुलिस का लेवल दे रहे हैं या पटवार का लेवल दे रहे हैं या फिर रीट का लेवल दे रहे हैं। हम सभी को ध्यान में रखते हुए आपका ये मैटर चला रहे हैं। और आज हमारी जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं, राजवंश की, जो राजपूत राजवंश है उसके चौहान वंश की शुरुआत से हम चल रहे हैं। सपालदक्ष के चौहानों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सपालदक्ष के जो आगे जाकर के अजमेर के चौहान कहलाने लगे, तो अपन ने इसके बारे में कुछ पढ़ा। आगे हम शुरुआत करने वाले हैं। और जो मैं आपको ये मैटर पढ़ा रहा हूँ, ये कृपया ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अब जो आपका मैटर चल रहा है, ये आज से जो अब क्लास जो चल रही है, ये क्लास तभी आपके समझ में आएगी जब आप पीछे वाली क्लास देखेंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं हमारी पिछली वाली क्लासें। आज मैं इस चैनल में राजस्थान के इतिहास की चौथी क्लास शुरू करने वाला हूँ, यानी 3 क्लास पहले पढ़ा चुका हूँ। एक राजस्थान का सामान्य परिचय और 2 क्लासें अजमेर की जो चौहान है, सपालदक्ष का जो चौहान है, उनके बारे में हम पढ़ा सके हैं। हम आज राजस्थान के इतिहास की तीसरी, इस अजमेर सपालदक्ष की चौहान की तीसरी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल पर जुड़िएगा ताकि आप लोग कुछ पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो देखिए, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सपालदक्ष के चौहानों में अपन ने कल टॉपिक पढ़ा अजय राज के बारे में, अजमेर का प्रतापी शासक। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस अजय राज को अजमेर का साम्राज्य निर्माता कहा है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कहेंगे साहब, अजमेर में साम्राज्य का निर्माण कर रहा है कौन? अजय राज कर रहा है, अतः इसी को अजमेर का साम्राज्य निर्माता कहेंगे। सब अजमेर में देखिए, सपालदक्ष का जो चौहान है, यहाँ के जो चौहान वंश है, उसके संस्थापक अपन पढ़ चुके हैं, वासुदेव चौहान। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सपालदक्ष का वास्तविक संस्थापक कौन है। एक तो संस्थापक पूछे, उसमें कर देंगे वासुदेव चौहान। एक पूछ ले वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक में अपन करेंगे विग्रहराज चतुर्थ या फिर विग्रहराज चतुर्थ, और उसका दूसरा नाम है विशलदेव, तो वो आ जाएगा वास्तविक संस्थापक। हम अजय राज के बाद आने वाले शासकों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शासक अपन पढ़ रहे हैं और इस शासक का नाम आ जाएगा अर्णोराज। इस अर्णोराज की हम बात करें तो ये अर्णोराज को एक और नाम से जाना जाता है, इसे आनाजी भी कहा जाता है। अर्णोराज या आनाजी शासक कब बना साहब? ये इसका कार्यकाल देखेंगे तो 1133 ईस्वी में अजमेर का शासक बना और 1153 ईस्वी तक रहा। देखिए, कुछ किताबों में अलग कालक्रम भी दिया हुआ है, तो ये जो कालक्रम है बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है। 1133 से 1153 ईस्वी का कार्यकाल है। अर्णोराज हम शासक पढ़ रहे हैं। और इस अर्णोराज के बारे में हम बात करें तो देखिए, इसके जो युद्ध अभियान है पहले उसके बारे में देख लेते हैं, इंपोर्टेंट जो है। 2 शासक हम पढ़ेंगे। एक शासक का नाम है जयसिंह सिद्धराज, और दूसरे शासक का हम नाम पढ़ेंगे कुमारपाल। एक जयसिंह सिद्धराज, एक कुमारपाल, दोनों के दोनों शासक कहां के हिसाब? तो आंसर आ जाएगा गुजरात के। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक हैं। चालुक्य इनका दोनों का वंश है, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। जयसिंह सिद्धराज का एक पुत्र हुआ और इस पुत्र का नाम है कुमारपाल। और इन दोनों शासकों का संघर्ष होता है अर्णोराज से। होता क्या है, अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज को पराजित कर दिया। पिता पराजित हुआ, बेटा पराजय का बदला लेता है। कुमारपाल ने इस अर्णोराज को पराजित कर दिया। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। गुजरात के 2 शासक, दोनों बाप बेटे, जयसिंह सिद्धराज
इसको पराजित किया अर्णोराज ने, और जयसिंह सिद्धराज के बेटे कुमारपाल ने पराजित किया अर्णोराज को। हो गया हिसाब बराबर। अब आगे और खींचतान होने वाली है। संघर्ष शुरू हो चुका है गुजरात के शासकों के साथ अजमेर के शासकों का। अब इस संघर्ष को जैसे तैसे खत्म करना है, और इसको खत्म करने के लिए कुछ न कुछ शासक जो है वो हथकंडे अपनाते थे। और सबसे जो मुख्य इनका जो आपस में सलाह मशविरा प्रेम साचरी अपनाने के लिए जो इनमें संबंध होता था वो संबंध होता था वैवाहिक संबंध। अतः साहब कुमारपाल को पता था कि अर्णोराज अजमेर का शक्तिशाली प्रतापी शासक बन चुका है, और ऐसी कंडीशन में इन्हें अजमेर के शासकों से बैर मोल लेना अच्छी बात नहीं है। इस कारण से इस कुमारपाल ने अर्णोराज के साथ में वैवाहिक रिश्ते बनाए। वैवाहिक रिश्ते खुद कैसे बनाए? वैवाहिक रिश्ते इस कुमारपाल ने अपनी बहन और इस बहन का नाम था कांचन देवी, ठीक है, या फिर कांचन देवी, और इस कांचन देवी का इसने विवाह करा दिया किसके साथ में? अर्णोराज के साथ में। अतः जैसे ही विवाह हुआ तो ये बहनों ही बना अर्णोराज इस कुमारपाल का। अतः सारे के सारे जो संघर्ष विराम थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। हम राजस्थान के इतिहास में बहुत कुछ ऐसे पहलू पढ़ने वाले हैं जो पहले बहुत बड़े दुश्मनी के कारण थे, और बाद में वो व्यवहारिक रिश्ते अपनाने के बाद में वो सारे बैर मोल जो थे वो खत्म हो गए। तो ऐसा ही कुछ एक उदाहरण यहां पर आपके सामने है। कुमारपाल ने अजमेर के शासकों के साथ में बैर दुश्मनी समाप्त करने के लिए अपनी बहन कांचन देवी का विवाह करा दिया किसके साथ में? अर्णोराज के साथ। देखिए, अब ये तो हो गए इसके युद्ध अभियान, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस अर्णोराज के बारे में हम बात करें तो ये अर्णोराज जो है, इस अर्णोराज इसने अजमेर में एक झील बनवाई, और इस झील का नाम भी खुद के नाम पर रख दिया आना जी ने। झील का नाम हो गया आना सागर झील। तो आना सागर झील किसने बनवाई? आना सागर झील आना जी ने बनवाई। आना सागर झील कहां पर स्थित है? आना सागर झील अजमेर में स्थित है। आना सागर झील किसने बनाई? आना सागर आना जी ने बनाई। आना सागर झील का निर्माण क्यों करवाया? देखिए, जनश्रुति है कि इस आना जी ने तुर्की मुस्लिम शासकों को पराजित किया, तुर्की मुसलमानों को यहां से भगाया, मार गिराया, और इतने तुर्की मुसलमानों का संहार किया कि अजमेर की धरती खून से लाल हो गई थी। अतः इस कारण से उस खून से सनी धरती को इसने साफ करने के लिए यहां पर अजमेर में एक नदी बहती थी दोस्तों, और उस नदी का नाम था चंद्रा नदी। क्या नाम है? चंद्रा नदी। और इस चंद्रा नदी के पानी के ऊपर पाल बनाकर के इसने एक झील बनवा दी। झील का नाम क्या रख गया? आना सागर झील। चलो साहब, ये इसका निर्माण कार्य हो गया। एक इसका अपन ने युद्ध अभियान पढ़ा, एक इसका अपन ने निर्माण कार्य पढ़ा। आगे हम इसी झील से संबंधित झील के आसपास कुछ और निर्माण कार्य पढ़ेंगे, लेकिन वो निर्माण कार्य इसने नहीं करवाए, वो निर्माण कार्य आना सागर ने नहीं करवाए, वो निर्माण कार्य मुस्लिम शासकों ने करवाए। और उन मुस्लिम शासकों के बहुत ही बड़े मुस्लिम शासक थे, और जिनको भारत के इतिहास में अपन पढ़ेंगे कभी आगे मौका मिला तो देखिए, ये इस अन्ना जी के द्वारा बनाई गई आना सागर झील के किनारे दो मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने कुछ अलग अलग निर्माण कार्य करवाए। सबसे पहले दोनों मुस्लिम शासक जो थे वो बाप बेटे थे। बाप बेटे का उनके रक्त संबंध था। बाप की हम बात करें तो देखिए जहांगीर, और बेटे की हम बात करें तो उसका नाम आ जाएगा शाहजहां। जहांगीर इस आना सागर झील के किनारे इस जहांगीर ने यहां पर एक गार्डन बनवा दिया, बगीचा बनवा दिया, और उस गार्डन बगीचे का नाम है दौलत बाग। और इसी दौलत बाग को एक और नाम से जाना जाता है, इसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग, इसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। यह सुभाष उद्यान दौलत बाग कौन सी झील के किनारे स्थित है? आना सागर झील के किनारे स्थित है। और इसी जहांगीर के पुत्र जिसका नाम है शाहजहां, इसी शाहजहां ने भी आना सागर झील के किनारे निर्माण करवाया। और वो निर्माण कुछ 12 दरी बनवाई, 12 दरी जो छतरी नुमा जो डिजाइन होते हैं वो बनवाई इसने यहां पर। और देखिए शाहजहां ने आना सागर झील के किनारे 12 दरियां बनवाई। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा 12 दरियां
कौन सी झील के किनारे सांझा ने बनवाई? आना सागर झील के किनारे। ये 12 दरिया किसने बनवाई? सांझा ने। कहां पे बनवाई? अजमेर में। कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। आना सागर झील के किनारे और क्या बना हुआ है? दौलत बाग बना हुआ है साहब। दौलत बाग का दूसरा नाम क्या है? सुभाष उद्यान है। और इसका निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने कराया। दोनों के दोनों निर्माण कार्य कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। और आना सागर झील किसने बनवाई थी? आना जी ने बनवाई थी। और आना जी का दूसरा नाम क्या आ जाएगा? अर्णोराज आ जाएगा। अर्णोराज ने किससे विवाह किया? कांचन देवी के साथ में। कांचन देवी किसकी बहन थी? कुमारपाल की। कुमारपाल किसका बेटा था? जयसिंह सिद्धराज का। जयसिंह सिद्धराज किससे हारा था? अर्णोराज से। और जयसिंह सिद्धराज का बेटा कुमारपाल ने किसको हराया था? अर्णोराज को। हो गया ये काम। अब देखिए आगे हम इसी अर्णोराज के बारे में बात करें। वृद्ध अवस्था में चला जाता है और वृद्ध अवस्था में जाते जाते ये शासक जो बना रहा, लेकिन ये बात इसके बेटे को गवारा नहीं हुई। वो शासक बनना चाहता था, कब बाप गद्दी छोड़े, कब मैं शासक बनूं। और इसी अर्णोराज के बेटे का नाम था जगदेव। अर्णोराज के बेटे का नाम जगदेव। जगदेव। और इसके पिता कौन हुए भाई? अर्णोराज। इसके पिता हुए अर्णोराज। अर्णोराज आना जी। जगदेव अर्णोराज गद्दी से नहीं हट रहा, जगदेव गद्दी पर बैठना चाहता है और इसी कारण से जगदेव ने मौका पाकर अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या कर दी तो जगदेव क्या कहलाएगा? पितरहंता। क्या कहलाएगा? पितरहंता कहलाएगा। क्या अजमेर में अपन ने एक और पितरहंता पढ़ लिया है? नहीं साहब, अजमेर में आज अपन ने पहली बार पितरहंता पढ़ा है। पहली बार कोई शासक अपन अजमेर का पढ़ने जा रहे हैं जो बाप को मार करके अजमेर की गद्दी पर बैठा था। अतः अजमेर में पहली बार पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन हुआ था? जगदेव हुआ था जी। पहली बार ही नहीं, एकमात्र शासक ऐसा अजमेर का जो पितरहंता था, जो पिता की हत्या करके गद्दी पर, अजमेर की गद्दी पर बैठा था। अतः ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि अजमेर का एकमात्र पितरहंता शासक कौन है, तो आंसर आ जाएगा जगदेव। जी हां, जगदेव शासक बना अजमेर का अर्णोराज की हत्या करने के बाद में। अर्णोराज की हत्या कब हुई थी? 1153 में। किसके द्वारा? इसके बेटे जगदेव के द्वारा। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, तो जगदेव शासक बना रहा कुछ वर्षों तक और उसके बाद में शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ। तो ये हम अजमेर का इंपॉर्टेंट शासक पढ़ने जा रहे हैं, विग्रहराज चतुर्थ। इसी विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करें तो ये शासक बना था 1158 के आसपास और ये शासक रहा था 1163 ईस्वी। इस विग्रहराज चतुर्थ, इसको एक उपनाम से जाना जाता है। इस विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव भी कहा जाता है। ये विग्रहराज चतुर्थ एक अच्छा शासक होने के साथ साथ ये एक अच्छा विद्वान भी था। विद्वान होने का अपने को क्या प्रमाण मिला? इस विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने एक नाटक लिखा साहब, और ये जो नाटक लिखा था उस नाटक का नाम है हरिकेली। क्या नाम है? हरिकेली। हरिकेली नाटक कौन सी भाषा में लिखा? हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा। तो ध्यान में रखना है, हरिकेली नामक नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। अतः विग्रहराज चतुर्थ एक स्वयं विद्वान कवि था। इतना ही नहीं, स्वयं विद्वान कवि होने के साथ साथ ये विग्रहराज चतुर्थ इन विद्वानों का आश्रय दाता भी था, अर्थात अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय प्रदान कर रखा था, विद्वानों को रखता था, विद्वानों को लेखकों से लेखन कार्य करवाता था, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखवाता था। तो देखिए, और अपने साम्राज्य का, राज्य का लेखन इतिहास का जो लेखन साहित्य है उसको समृद्ध बनाया। तो देखिए, आश्रयदाता था, तो इस कारण से इसे विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। इसे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो दरबारी विद्वान रहते थे, दो दरबारी विद्वान रहते थे और उन दो के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक दरबारी विद्वान का नाम था नरपति नाहल्य। क्या नाम है? नरपति नाहल्य। और दूसरे विद्वान का नाम था सोमदेव।
देखिए, नरपति नाले और सोमदेव दोनों के दोनों किसके दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के। दोनों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे, दोनों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे। इस नरपति नाले ने भी ग्रंथ लिखा, सोमदेव ने भी ग्रंथ लिखा। नरपति नाले ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। और इस सोमदेव ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था ललित विग्रहराज। क्या नाम है? ललित विग्रहराज। देखिए, दोनों ग्रंथ अपन ने पढ़ लिए, एक ग्रंथ ललित विग्रहराज जी और एक ग्रंथ बीसल देवरासो। बीसल देवरासो ग्रंथ को लिखने वाला नरपति नाले और ललित विग्रहराज को लिखने वाला सोमदेव। दोनों ग्रंथों में इस बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंध का वर्णन मिलता है। तो देखिए, हम आगे बात करें इसी विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, इसको दो उपाधियां मिली हुई थी और एक उपाधि हम पढ़ने जा रहे हैं और उस उपाधि का नाम है, देखिए, दो उपाधि हम इसकी पढ़ेंगे। एक उपाधि इसकी है कवि बांधव और दूसरी उपाधि है इसकी कंठाभरण। देखिए, कवि बांधव मतलब कवियों को बांध कर रखने वाला। इसका मतलब ये तो नहीं है कि रस्सी जोड़ा से बांध दे उसे। ये कवि बांधव उपाधि इसने रखी, इसने उपाधि इसको प्राप्त हुई थी। कवि बांधव का मतलब अपने दरबार में कवियों को जोड़कर रखने वाला, कवियों को आश्रय प्रदान करने वाला। कंठाभरण, स्वयं एक कवि विद्वान था, मैंने आपको बताया, स्वयं कवि विद्वान था, नाटक लिखा हरि के लिए, अतः इसकी बहुत अच्छा कंठ होने के कारण इसे उपाधि मिली कंठाभरण। तो दो उपाधियां इसको प्रदान की गई, एक कवि बांधव और दूसरी कंठाभरण। देखिए, अपन ने इसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले इसको बीसल देव के उपनाम से जाना जाता है। इसलिए विद्वान था, अतः इसने एक नाटक लिखा हरि के लिए। इसने दरबार में दो विद्वान कवि रहते थे, एक नरपति नालय और एक सोमदेव। नरपति नालय ने बीसल देवरासो ग्रंथ लिखा और सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। इसके अलावा इसके दो उपाधि धारण की, एक उपाधि कवि बांधव और दूसरी उपाधि कंठाभरण। इसके अलावा इस विग्रहराज चतुर्थ ने दो मुख्य रूप से निर्माण कार्य करवाए। निर्माण कार्य भी कितने? दो मुख्य रूप से। वैसे तो कई निर्माण कार्य हो जाते हैं शासकों के काल में, लेकिन मुख्य रूप से हम परीक्षा में आने लायक जो इंपोर्टेंट है दो पढ़ेंगे। दो निर्माण कार्यों में सबसे पहले हम बात करें, देखिए, इस बीसल देव ने अपने नाम पर, बीसल देव ने अपने नाम पर एक बांध का निर्माण करवाया और उस बांध का नाम आ जाएगा बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहां पर स्थित है? बीसलपुर बांध टोंक में स्थित है। कौन सी जिले में? टोंक में। टोंक में स्थित है। बीसलपुर बांध में कौन सी नदी का पानी आता है? बीसलपुर बांध में तो बनास नदी का पानी आता है। बनास नदी कहां से निकलती है? बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? खमनोर की पहाड़ियां राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो देखिए, अपन ने बीसलपुर बांध पढ़ा और बीसलपुर बांध के साथ साथ इसके सारे के सारे जड़ तक के जो अपन ने तथ्य हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए। राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। नदी का नाम है बनास और बनास नदी टोंक में प्रवेश करने के बाद में एक बांध में इसका पानी गिरता है। बांध का नाम है बीसलपुर बांध। और बीसलपुर बांध का पानी कहां कहां पर जाता है? बीसलपुर बांध का पानी किस किस काम में आता है? पानी तो सब पीने के काम आता है, पानी तो सिंचाई के काम आता है। तो देखिए, बीसलपुर बांध के पानी से किस किस जिले को फायदा हो रहा है और इसको अपन पढ़ लेंगे एक ट्रिक से, और उस ट्रिक का नाम है जाट। क्या है? जाट। जे से जयपुर, जे से क्या हो गया साहब? जयपुर। ए से क्या हो गया? अजमेर। क्या हो गया? अजमेर। और टी से क्या हो गया? टोंक। ये ध्यान में रखना है। बीसलपुर बांध को बांध से कितने जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? 3 जिलों को होती है, एक जयपुर, एक अजमेर और एक टोंक। ऐसा एक जिला है जिसको पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होती है और वो जिला गृह जिला आ जाएगा। कौन सा? टोंक।
टोंक को पीने पेयजल के अलावा यहां पर इस बांध के पानी से सिंचाई भी मिलती है। अतः अपन पढ़ा रहे थे इतिहास से, और इतिहास के साथ साथ अपन ने ज्योग्राफी के कुछ तथ्य पढ़ लिए। अतः अपन ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, जो चीजें बीच में आ जाएगी उस चीजों के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। ये नहीं कि साहब अपन हिस्ट्री पढ़ा रहे और टॉपिक पढ़ा रहे तो टॉपिक से संबंधित ही पढ़ाएंगे, नहीं साहब, टॉपिक के अलावा भी कुछ और आएगा तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। जितना ज्यादा हो सकेगा हो हर संभव आपके सहयोग के लिए हम तत्पर रहेंगे और हमेशा ऐसा ही कार्य करते रहेंगे। तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, मैं इसके निर्माण कार्य की बात कर रहा था विग्रहराज चतुर्थ के। तो दो निर्माण करवाए, एक पहला है इसका बीसलपुर बांध और दूसरा इसने निर्माण करवाया एक पाठशाला का, जहां पर संस्कृत का अध्ययन किया जाता था, और उस पाठशाला का नाम भी क्या रखा, संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला कहां पे बनवाई साहब? ये पाठशाला इसने अजमेर में बनवाई। कहां पे बनवाई? अजमेर में। चलो साहब कोई दिक्कत नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान यहां पर आचार्य आते और संस्कृत में अध्ययन कराया जाता और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन आगे कुछ तुर्की मुसलमान यहां पर आए और इन्होंने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे इसमें, क्योंकि उसी के टाइम पर इसको तोड़वाया गया था उसके बाद में, तो वहां पर हम इसके अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बात हम इसका जरूर यहां पर अध्ययन करेंगे कि संस्कृत पाठशाला को तोड़वाई किसने। संस्कृत पाठशाला सन 1192 ईस्वी में यहां पर अजमेर पर अधिकार हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हुआ, और वो अधिकार हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। प्रत्यक्ष रूप से 1194 में हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से 1192 में हो गया था तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया और यहां पर एक मस्जिद बनवा दी। ये मस्जिद 2.5 दिन में बनवाई गई। कितने दिन में? 2.5 दिन में। अतः इसे मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है किस मस्जिद को? अजमेर में संस्कृत पाठशाला पर बनवाई, इसको ढा करके बनवाई गई। और 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। उसी जगह पर स्थित है जहां पर संस्कृत पाठशाला बनवाई गई। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाई गई। अतः अपने को यह ध्यान में रखना है। इसको कब तुड़वाया गया था? 1192 में तुड़वाया गया था और उसके बाद में 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया। 2.5 दिन का झोंपड़ा कब बनाया गया? ये मस्जिद, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है, ये मस्जिद 1198-99 में बनाई गई। देखिए हम बात कर रहे हैं मस्जिद किसने बनवाई? मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई। किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने बनवाई। और इस मस्जिद को पूरा किसने करवाया? इस मस्जिद की हम बात करें, देखिए 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये मस्जिद बनवाई गई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को बनवाया। सॉरी मैं बात कर रहा था इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। तो इसके लिए सॉरी, हम बात कर रहे हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था 1198-99 में। तो उसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो 2 चीजें अपन ने पढ़ी निर्माण कार्य के बारे में, एक बीसलपुर बांध और दूसरा संस्कृत पाठशाला। दोनों का दोनों निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। देखिए अपन ने आज इसके बारे में 3 चीजें पढ़ ली 2-2 के टुकड़ों में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ। इसके दरबार में 2 दरबारी विद्वान, एक का नाम नरपति नाल है, एक का नाम सोमदेव, और दोनों ने उसके अलावा इसने 2 उपाधियां धारण कर रखी थी, एक कवि बांधव और दूसरी कंठामरण। इसके अलावा इसने 2 निर्माण कार्य करवाए, एक बिसलपुर बांध और दूसरा संस्कृत पाठशाला। बिसलपुर बांध टोंक में, संस्कृत पाठशाला अजमेर में। संस्कृत पाठशाला वर्तमान में नहीं है, इसके स्थान पर वर्तमान में मस्जिद है। मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन में बना, अतः इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और ये 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, मस्जिद है, यहां पर प्रति वर्ष मुस्लिम जो मेले हैं वो मुस्लिम मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला भी कितने दिन का बढ़ता है? 2.5 दिन का उर्स या मेला लगता है। कौन से संत की याद में मेला लगता है? तो फिर आंसर आ जाएगा पंजाब शाह संत के याद में ये मेला लगता है। तो अपन ने इतना इस विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा। देखिए ये विग्रहराज चतुर्थ जितना अच्छा विद्वान था
जितना विद्वानों का आश्रयदाता था, जितना अच्छा निर्माण करता था, उतना ही अच्छा एक योद्धा था। इससे विग्रहराज चतुर्थ ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण से हम इसको अच्छा योद्धा, विजयी शासक कह सकते हैं? और वो काम किया था, इसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण। दिल्ली में तोमर वंश का एक शासक था जिसका नाम था तौर, इसको पराजित किया। और पराजित किया इतना ही नहीं, पराजित करने के बाद में इसने दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया। यह चीज ध्यान में रखने योग्य है। दिल्ली पर अधिकार किया, यहां तक भी नहीं रुका, साम्राज्य भी बढ़ा दिया दिल्ली तक। स्थायी साम्राज्य बना दिया कि साहब अजमेर का साम्राज्य अब दिल्ली तक हो गया। हम पहले भी दिल्ली पर आक्रमण की बातें पढ़ चुके हैं अजमेर के इतिहास में। और वो अपन जिस शासक के बारे में चर्चा किया था कि दिल्ली पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, कौन से शासक के द्वारा किया गया था, तो देखिए उस शासक का नाम आ जाएगा चंदन राज। कौन सा आ जाएगा? चंदन राज। चंदन राज ने दिल्ली के जो शासक था उस शासक का नाम था रुद्रेण। रुद्रेण के ऊपर आक्रमण किया था, उसको रुद्रपाल भी कहा जाता है, और उसको पराजित किया था। लेकिन अधिकार साम्राज्य में नहीं मिलाया था अपने साम्राज्य में। साम्राज्य में मिलाने वाला कौन है? विग्रहराज। तो क्वेश्चन आएगा पहली बार अजमेर के साम्राज्य को दिल्ली तक किसने बढ़ाया? तो आंसर आएगा विग्रहराज चतुर्थ ने। अतः इतना बड़ा साम्राज्य किया, इतना बड़ा साम्राज्य बढ़ाया, दिल्ली तक साम्राज्य को ले गया, जो आधुनिक और उस टाइम पे भी भारत की राजधानी रही है, मुख्य केंद्र रहा है राजनीतिक गतिविधियों का दिल्ली। अतः वहां तक साम्राज्य को ले गया, उस मुख्य गतिविधि, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अतः बहुत बड़ी बात है ये। इस कारण से विग्रहराज चतुर्थ को सपादक्ष के चौहानों का इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा सपादक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को कहेंगे? तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ के काल को। या ऐसे कहते कि सपादक्ष के चौहानों का क्लासिक युग किसके काल को कहेंगे? तो भी फिर आंसर क्या आएगा? विग्रहराज चतुर्थ आएगा। तो देखिए इतना बहुत अच्छा शासक हम पढ़ रहे हैं। हमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की लोकप्रियता हम बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं। आगे अभी टॉपिक आएगा आगे इसके बाद में। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जो अपन ने बातें पढ़ी हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो साम्राज्य देकर के गया था, पृथ्वीराज को अजमेर मिला उसके नाना की तरफ से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इन अजमेर वालों का अधिकार था उस दिल्ली पर। तो इसी कारण से जो नींव रखी थी दिल्ली तक साम्राज्य फैलाने की, वो किसके द्वारा रखी गई? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो ध्यान में रखना, दिल्ली को साम्राज्य में मिलाया किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। अतः ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। तो दिल्ली तक साम्राज्य फैलाया। दूसरा, दो विद्वान कवि, एक नरपति नालय और दूसरा सोमदेव। ठीक है। इसके अलावा दो निर्माण कार्य, एक बिसलपुर बांध और दूसरा था कौन सा? संस्कृत पाठशाला। इसके अलावा दो उपाधियां, एक उपाधि कवि बांधव और दूसरी उपाधि का नाम है कंठाभरण। ठीक है। इस प्रकार से ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा और इसका उपनाम बिसलदेव है और इसने जो नाटक लिखा था उस नाटक का नाम है हरिकेली। ठीक है। तो दोस्तों ये आज अपन ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा। इसके बाद में यहाँ का जो शासक हुआ था वो शासक अपरांगंगे अपरगांगे, ये शासक था यहाँ का। ये शासक बना था कहाँ का? विग्रह अजमेर का। तो इसकी अचानक मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में ये निसंतान ही मरता है और इसका भाई चाचा शासक बनता है और उस चाचा का नाम था सोमेश्वर। 1177 ईस्वी तक ये सोमेश्वर अजमेर का शासक रहता है, जिसके बारे में हम आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जो अपन ने यहां तक पढ़ा है वो माइंड ऑफ स्टडी चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें सारा ये स्टोर है, वहां पर जाकर के आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। जो नए बंदे जुड़ रहे हैं वो पीछे का पहले कवर कीजिए और उसके बाद में आगे की क्लास को शुरू कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप रोजाना हम जो आपके इस यूट्यूब चैनल है इसमें रोजाना आपको हमारे राजस्थान के इतिहास का कुछ न कुछ कड़ियाँ डालते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। आप लोग जुड़ते रहिए और इसे देखते जाइए, पढ़ते जाइएगा। ओके, धन्यवाद।